हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजय कटियार, आपका जूलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एब्जॉर्प्शन। जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में किस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, माउथ की कैविटी की अगर बात करें तो हमारी माउथ कैविटी, ओरल कैविटी में कुछ ड्रग्स का ही एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक की अगर बात करें, स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक में अल्कोहल का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, कुछ ड्रग्स जैसे एस्प्रिन का एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में। नेक्स्ट फिर एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। फिर देखिए, सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इन सभी का एब्जॉर्प्शन होगा। अमाइनो एसिड्स का, फैटी एसिड्स का, ग्लिसरॉल्स का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल्स का ही एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये तो हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट वाइज देखा कि किस पार्ट में किस न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का एब्जॉर्प्शन देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये 3 प्रोसेसेस के थ्रू होता है: डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एब्जॉर्प्शन occurs by simple diffusion, facilitated diffusion और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो 3 मेथड हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन्हीं 3 प्रोसेस के थ्रू फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ये हमारे सेल्स के अंदर जाता है एलिमेंट्री कैनाल्स के बाद। सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ये क्या है? देखिए, डिफ्यूज़न जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर जो बॉटनी में है, उसमें डिफ्यूज़न क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आयंस, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी एटम्स, ये अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, इसको कहते हैं डिफ्यूज़न। और ये नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरली ऐसा ही होता है। इसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है, कोई एटीपी कंज्यूम नहीं होता है। तो डिफ्यूज़न के थ्रू सब्सटेंस सेल के अंदर भी जाता है, डिफ्यूज़न के थ्रू सेल से बाहर भी आता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी वही है, सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। लेकिन डिफरेंस इतना है डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में जब सब्सटेंस या तो सेल के अंदर जाता है या सेल से बाहर आता है, तो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कैरियर प्रोटीन उस सब्सटेंस के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कैरियर प्रोटीन की मदद ली जाती है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में मदद नहीं ली जाती है। दोनों ही मूवमेंट अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये रिवर्स सिचुएशन है। यहाँ पर सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और इसमें भी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मदद करती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और इसमें एनर्जी खर्च होती है, एटीपी कंज्यूम होता है। तो ये 3 मेथड हैं, इन्हीं के थ्रू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। अभी हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे
एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स, जब हम फूड खाते हैं तो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है हम उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो किस में ब्रेक कर देते हैं? हम देखा डाइजेशन चैप्टर में कि हम ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में और गैलेक्टोज में ब्रेक कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को जो हमारे फूड में होता है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर absorbed by active ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो एब्जॉर्ब हो गए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। बचा क्या? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फैसिलिटेटेड, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, 2014 नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है? तो आंसर क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, ये जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब हो कहाँ जाता है? ये एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आर एब्जॉर्ब्ड इनटू blood. So these are directly absorbed into blood, glucose, fructose, galactose. अब इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, इसको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम फूड खाते हैं तो वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन होता है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होता है। तो ये सिंपलर फॉर्म में हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज कहाँ है? अभी एलिमेंट्री कैनाल में है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो कैविटी है ल्यूमेन में, उसमें है। कहाँ जाना है? एलिमेंट्री कैनाल में जो सेल है पहले उसमें जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। तो ये ल्यूमेन में क्या है? ल्यूमेन में ग्लूकोज है। इसको कहाँ जाना है? एलिमेंट्री कैनाल की सेल। और हम एलिमेंट्री कैनाल में जो सेल है, ये हमने सेल बनाई एलिमेंट्री कैनाल की। एंटीरोसाइट इसको कहेंगे, इंटेस्टाइन की सेल, एंटीरोसाइट, एंटीरोसाइट ये सेल है। सेल के बाहर जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। उसमें क्या भरा हुआ होता है? उसमें टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड है। क्या है? टिश्यू फ्लूइड है। होता क्या है, ये जो सेल है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप होता है। तो यहाँ पर क्या है? सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है इस सेल की सेल मेम्ब्रेन में। तो ये सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप करता क्या है? ये एंटीरोसाइट के अंदर से 3 सोडियम आयन बाहर मूव कराता है। इसने 3 सोडियम आयन बाहर मूव करा दिए और एट द सेम टाइम 2 पोटेशियम आयन
टिश्यू फ्लूइड से सेल के अंदर मूव करा दिया। ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है। ये क्या है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये क्या है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या हो रहा है, एंटीरियर साइड के अंदर के जो सोडियम आयन हैं वो बाहर जा रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड में जा रहे हैं। तो अंदर तो सोडियम आयन कम हो जाएगा। अब अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई। अब इसको सोडियम आयन लेना है, तो ये सोडियम आयन कहाँ से लेगा? ये बाहर ल्यूमेन में जो सोडियम आयन है, ल्यूमेन में हमारी फूड में जो सोडियम आयन है वो अंदर लेगा इसको। तो सोडियम आयन अंदर आना है, इसके लिए भी यहाँ पर क्या है? कैरियर प्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन में क्या है? कैरियर प्रोटीन। तो ये कैरियर प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में। ये क्या करेगी? ये ग्लूकोज को अंदर मूव कराएगी, ल्यूमेन से एंटीरियर साइड के अंदर ग्लूकोज को मूव कराएगी। अब ये सोडियम आयन को मूव कराएगी, तो एट द सेम टाइम ग्लूकोज को भी मूव कराएगी, क्योंकि सोडियम आयन यहाँ कम हो गया था ना, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से सोडियम आयन बाहर जा रहा है। अब यहाँ पर कम हो गया, इसे सोडियम चाहिए, कहाँ से लेगा? ल्यूमेन से लेगा। तो जब ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सोडियम आयन को अंदर मूव कराती है, तो साथ साथ ये ग्लूकोज को भी अंदर मूव कराती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो इसको कहते हैं को ट्रांसपोर्ट मतलब जिसमें दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट एक साथ हो रहा है। सोडियम आयन अंदर आ रहा है तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन साथ साथ ग्लूकोज को भी अंदर ला रही है। इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी कंज्यूम होगी, एटीपी खर्च होगा, तो ग्लूकोज अंदर आ गया। अब ग्लूकोज अंदर आ गया, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ, ल्यूमेन से हमारी एंटीरियर साइड में आ गया, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ। अब यहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ल्यूमेन से अंदर आ रहा है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर क्या है? ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या है? ब्लड है। अब जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यहाँ पर एंटीरियर साइड के अंदर इंक्रीज हो गई, तो अब ये ग्लूकोज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, तो पहले कहाँ जाएगा? ये ग्लूकोज पहले टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, फिर टिश्यू फ्लूइड से ये ग्लूकोज ब्लड में चला जाएगा। तो ग्लूकोज जब यहाँ टिश्यू फ्लूइड में जाता है, तो यहाँ पर इसका ये जो डिफ्यूज़न हो रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है। तो ग्लूकोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एंटीरियर साइड के बाद टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड के बाद ब्लड में आ जाता है। अब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी को ग्लूकोज सप्लाई कर दिया जाता है। तो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन हुआ, ल्यूमेन से ग्लूकोज हमारी एंटीरियर साइड के अंदर आया, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से आया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी खर्च होती है। तो इस तरह से ग्लूकोज का हमने एब्जॉर्प्शन देखा। इसी तरह से गैलेक्टोज का भी एब्जॉर्प्शन होता है, इसी तरह से जैसे ग्लूकोज का होता है। अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, ग्लूकोज जब अंदर आया ल्यूमेन से, कब आया? जब सोडियम आयन अंदर आया, तो इसका को ट्रांसपोर्ट हुआ। तो सोडियम आयन ने ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में क्या किया? हेल्प किया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट के एग्ज़ाम में। ये 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन। तब तो AIPMT होता है, नीट तो 2030 से स्टार्ट हुआ है, तो 2013 से पहले AIPMT कहते थे। तो AIPMT 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम आयन किसके ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है? तो आंसर है सोडियम आयन ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है। तो याद रखिएगा। तो ये तो हमने ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन देखा, ऐसे ही गैलेक्टोज का होता है, और फ्रक्टोज का तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन हमने देख लिया। अब हम अमीनो एसिड्स का देखेंगे।
एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स डाईपेप्टाइड्स ट्राईपेप्टाइड्स। स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड्स के साथ साथ मैंने क्या लिखा, डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स। अमाइनो एसिड्स का तो एब्जॉर्प्शन होता ही है, डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। डाईपेप्टाइड्स क्या है, जब दो अमाइनो एसिड मिलते हैं तो डाईपेप्टाइड उसको कहते हैं। जब तीन अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसको ट्राईपेप्टाइड्स कहते हैं। तो अमाइनो एसिड, डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड तीनों का ही एब्जॉर्प्शन होता है। तीनों ही एंडोसाइट के अंदर जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की सेल के अंदर जाते हैं। अमीनो एसिड, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। अमीनो एसिड्स, डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स are absorbed by active transport। तो जैसा कि अभी हमने ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन देखा था, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सोडियम के साथ हुआ था, को ट्रांसपोर्ट हुआ था, वैसे ही अमाइनो एसिड, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम के साथ, को ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेम मेथड है। तो मोस्टली अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, बट कुछ अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है, कुछ, लेकिन मोस्टली आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सम अमीनो एसिड्स आर absorbed by facilitated diffusion। तो अभी मैंने आपको बताया ना 2010 में क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम आयन किसके एब्जॉर्प्शन को, किसके ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है। तो आंसर क्या था उसमें, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स। तो मैंने बताया ग्लूकोज का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम के साथ, अमाइनो एसिड्स का भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम के साथ। तो उसमें जो ऑप्शन था उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, उस ऑप्शन में दो नहीं थे, जो करेक्ट ऑप्शन है। मैंने भी कार्बोहाइड्रेट के केस में बताया कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाते हैं, अल्टीमेटली द रीच ब्लड। सेम केस यहाँ भी है, अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होकर अल्टीमेटली ब्लड में ही जाते हैं। अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। तो कार्बोहाइड्रेट का देख लिया, अमाइनो एसिड्स का देख लिया, अब हम फैट का एब्जॉर्प्शन देखेंगे। absorption of fatty acid, glycerols and fat soluble vitamins। Absorption of fatty acid, glycerols and fat soluble vitamins। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमाइनो एसिड्स, वो सब क्या है, वाटर सॉल्युबल हैं, तो वो तो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाते हैं। लेकिन फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दीज आर नॉट वाटर सॉल्युबल, दीज आर वाटर इनसॉल्युबल। इसलिए क्या होता है, ये लोग डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल हैं।
these are water insoluble, so cannot reach blood डायरेक्टली। तो इनके एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ये जो वाटर इनसॉल्युबल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, पहले इनसे क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट बनाते हैं। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैट सॉल्युबल के हम क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल छोटे छोटे स्फेरिकल शेप में स्मॉल स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट बनाते हैं। इनको कहते हैं मिसेल्स। और किसकी मदद से बनाते हैं? बाइल साल्ट और फॉस्फोलिपिड की मदद से बनाते हैं। दीज आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल स्फेरिकल वाटर soluble droplets called micelles। तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स के हमने क्या किए, स्मॉल स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट बना लिए। इनको कहते हैं मिसेल्स। और किसकी मदद से बनाए? विद द हेल्प ऑफ बाइल salts and phospholipid। तो बाइल साल्ट और फॉस्फोलिपिड की मदद से हमने मिसेल्स बना लिए। उन मिसेल्स में क्या है? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब ये जो मिसेल्स हैं, इन मिसेल्स में जो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है, वो एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन की सेल में जाएगा, एंटेरोसाइट में जाएगा। एंटेरोसाइट में जब ये जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन की सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पर इस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से अगेन फैट मॉलिक्यूल बना लिया जाएगा। जब फैट को ब्रेक करते हैं तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है। अब ये मिसेल से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब एंटेरोसाइट के अंदर गया, तो वहाँ पर अगेन इस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से फैट मॉलिक्यूल बना लिया गया और उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग भी कर दी गई। उसको कहते हैं काइलोमाइक्रॉन। तो काइलोमाइक्रॉन क्या है? प्रोटीन कोटेड फैट मॉलिक्यूल। कहाँ पर बनाए गए? एंटेरोसाइट के अंदर बनाए गए। तो इसको लिख लेते हैं। फ्रॉम मिसेल्स fatty acids and glycerols are absorbed into intestinal cells। एक बात और याद रखना, ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जेजुनम पार्ट में ही होता है। तो ये भी क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा जा चुका है। तो हम यहाँ लिख देंगे एब्जॉर्ब इनटू इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ जेजुनम, जेजू। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जेजुनम में ही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन होता है। तो फ्रॉम मिसेल्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स आर एब्जॉर्ब इनटू इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ जेजुनम, वेयर, जहाँ पर इंटेस्टाइनल सेल के अंदर क्या होगा, इनसे अगेन फैट मॉलिक्यूल बना लिया जाएगा। वेयर दीज आर रीसिंथेसाइज्ड इनटू प्रोटीन कोटेड फैट molecules called chylomicrons। तो फैटी एसिड
और ग्लिसरॉल मिसेल्स के बाद कहाँ गया? इंटेस्टाइन की सेल के अंदर गया। इंटेस्टाइनल सेल के अंदर फैटी एसिड ग्लिसरॉल से अगेन फैट मॉलिक्यूल बना लिया गया, उस पर प्रोटीन की कोटिंग भी कर दी गई। अब इसको कहते हैं काइलोमाइक्रॉन। अब ये जो काइलोमाइक्रॉन है, इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स की सप्लाई गई हुई है, ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई गई है, लिम्फ कैपिलरीज की भी सप्लाई गई है। लिम्फ कैपिलरीज आर आल्सो सप्लाइड इनटू इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में जो लिम्फ कैपिलरीज हैं उनको कहते हैं लैक्टियल। लैक्टियल कहते हैं। और उन लिम्फ कैपिलरीज में क्या भरा हुआ होता है? उनमें लिम्फ भरा हुआ होता है। जैसे ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फिल होता है, ऐसे लिम्फ कैपिलरीज में लिम्फ फिल होता है। तो लिम्फ कैपिलरी लैक्टियल में ये कहाँ मिसेल्स ये काइलोमाइक्रॉन जाएगा। काइलोमाइक्रॉन्स रीच लैक्टियल्स। तो काइलोमाइक्रॉन्स कहाँ पहुँचते हैं? लैक्टियल में जाते हैं, लिम्फ कैपिलरी में जाते हैं जिसमें लिम्फ भरा हुआ आता है। ये जो लैक्टियल्स हैं, लिम्फ कैपिलरीज, ये यूनाइट होके लिम्फ कैपिलरीज यूनाइट होके क्या बनाती हैं? लिम्फ वेसल बनाती हैं। लैक्टियल यूनाइट होके क्या बनाती हैं? लिम्फ वेसल बनाती हैं। फिर ये जो लिम्फ वेसल हैं, लैक्टियल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल unite to form lymph vessel, and all the lymph vessels of elementary canal they open into left thoracic lymph duct. ये लेफ्ट thoracic lymph duct में ओपन होती हैं। लेफ्ट thoracic lymph duct। तो लेफ्ट thoracic lymph duct में ओपन हो गई। और लेफ्ट thoracic lymph duct किस में ओपन होती है? ये ओपन होती है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। ये होती है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन होती है। अब देखिए लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में तो ब्लड है, तो लेफ्ट थोरेसिक लिम्फ डक्ट में जो लिम्फ था वो अल्टीमेटली किस में मिल गया जाके? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में जो ब्लड है उसमें मिल गया जाके। तो लिम्फ जो होता है वो अल्टीमेटली ब्लड में ही जाके मिल जाता है। तो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन किस में ओपन होती है? ये सुपीरियर वेना कावा में ओपन होती है। सुपीरियर वेना कावा में ओपन होती है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। और सुपीरियर वेना कावा किस में जाके ओपन होती है? हार्ट में जाके ओपन होती है। तो हमने देखा जो काइलोमाइक्रॉन लिम्फ कैपिलरीज लैक्टियल में जो लिम्फ है उसमें गया था, उसके बाद किस में गया? लिम्फ वेसल में गया काइलोमाइक्रॉन। फिर लेफ्ट थोरेसिक लिम्फ डक्ट में गया, फिर लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में जो ब्लड है उसमें गया, फिर सुपीरियर वेना कावा में गया, फिर हार्ट में गया। अब हार्ट से जब ब्लड निकलेगा तो पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ब्लड में जो काइलोमाइक्रॉन है, जो फैट है, वो पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा हार्ट से निकल के। तो इस तरह से ये फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। दोस्तों, हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का एब्जॉर्प्शन देखा। अब बात कर लेते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स भी तो एब्जॉर्ब होते हैं। मिनरल्स में जो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, आयरन, फास्फेट, ये सभी एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फेट आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सभी मिनरल्स जो हैं वो सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। लेकिन एक मिनरल ऐसा है जो सिंपल डिफ्यूजन थ्रू एब्जॉर्ब होता है, जिसका नाम है क्लोरीन। क्लोराइड आयन इज
एब्जॉर्ब्ड वाई सिंपल डिफ्यूजन। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये बाकी सबसे अलग है, ये केवल सिंपल डिफ्यूजन थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है और बाकी सभी देख रहे हैं सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो स्टूडेंट्स लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।